मैम यू कैन स्टार्ट। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। जैसा स्लाइड में दिखाई दे रहा है दैट इज मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस यूज्ड टू कम इन द एग्जाम। तो मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब क्या है वो जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एसेप्सिस। तो एसेप्सिस का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन से हम लोग फ्री हो जाएंगे, और प्रिवेंशन ऑफ कंटैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो कंटैक्ट है ना उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एसेप्सिस। सो एसेप्सिस के साथ और भी कुछ कुछ टर्म है जो हम लोग को जानना चाहिए, वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। सो क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है व्हेन इन ए पेशेंट, okay, or the infection, it is transmitted between the individual infected with different pathogenic organism। ठीक है, सो क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है ना यूजुअली ये हॉस्पिटल में होता है, तो इसलिए मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेनेवर द पेशेंट इज कमिंग टू द हॉस्पिटल इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट फ्रॉम द क्रॉस इन्फेक्शन, सिंस मेनली क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी एक चीज क्या होता है, द कैरियर, कौन किसको कैरियर बोलते हैं, तो आगे जाके जब हम लोग बाकी स्लाइड देखेंगे so there one term will come which is known as carrier। so carrier का मतलब है a person, कोई भी हो सकता है, who harbors the pathogenic organism of a disease in his body without showing the sign and symptoms of the disease। मतलब उनका बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हार्बर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट उनका बॉडी में कोई भी साइन एंड सिम्टम दिखाई नहीं दे रहा है। एज एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये भाई कोविड का कैरियर है, मतलब उनका बॉडी में तो कुछ साइन एंड सिम्टम नहीं है, बट that person can easily transmit the COVID infection to other people। वो खुद बॉडी में कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखा रहा है, बट दूसरे किसी को दे सकता है डिजीज। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द चेन ऑफ इन्फेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन is there in the picture very clearly, बहुत सारा points is there। तो सबसे पहला जो है in the chain of infection, that is the infectious agent or the germ, this is the one। और हर एक पिक्चर के साथ, हर एक फिगर के साथ there are the examples and how the infection it is transmitting, that is also clearly given। तो इसमें जो जर्म्स है ना, जर्म्स का मतलब है एजेंट। सो एजेंट कौन हो सकते हैं, एजेंट कैन बी द बैक्टीरिया, एजेंट कैन बी द वायरस, एजेंट कैन बी द पैरासाइट। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, सो दे आर नोन एज द एजेंट। बट डिजीज जो बॉडी में जो होने का जो है, इफ लाइक नो द पोटेंशियलिटी जो है बॉडी में डिजीज होने का, ये कुछ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फैक्टर ये है, पहला जो फैक्टर है दैट इज सफिशिएंट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट देयर, देन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज। सो एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज ना, इसको बोलते हैं विरुलेंस। तो विरुलेंस का मतलब है एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द होस्ट, मतलब होस्ट के बॉडी में एंटर करने का एबिलिटी और उनका बॉडी में जिंदा रहने का जो एबिलिटी है, दैट वन। एंड फोर्थ वन इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। सो ये चार चीज हम लोग को एजेंट में याद रखना है। ओके, नाउ उसके बाद आता है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर मींस वेयर द जर्म लीव, मतलब जाम जो है ना, ये जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई या प्रोटोजोआ जो भी है, वो लोग कहाँ पे रहता, कहाँ पे है, बांचते कहाँ पे है, वेयर द जर्म लीव, इसको बोलते हैं रिजर्वोयर। So, reservoir, it is a place where the pathogen can survive but may or may not multiply। मतलब वहीं पे survive तो कर सकते हैं but multiply हो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। So who can be the reservoir? People, लोग हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, पेट्स, उसमें डॉग, कैट, रेप्टाइल जो भी है, देन वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं, फूड हो सकते हैं, soil and as well as the water।
so they can be the reservoir. उसके बाद आता है थर्ड वाला. तो जाम क्या हो गया, रिजर्वोयर के अंदर तो गया, रिजर्वोयर का बॉडी में वो जाके और रिजर्वोयर के एरिया में वो जाके रह गया. ओके, he started to live there with the sometimes with multiplication, sometimes without multiplication. उसके बाद जो थर्ड वाला जो है that is portal of exit. ठीक है, portal of exit मतलब as the name exit मतलब getting out. So how the germs getting out? As an example, in my body, the microorganism, I became a reservoir. So in my body, the microorganism it entered and I became a carrier. मेरा बॉडी में कुछ सिम्टम नहीं है, but I became a carrier. So carrier होने के बाद माइक्रोऑर्गेनिजम्स तो दूसरे किसी को जब मैं इन्फेक्शन करूंगी, इन्फेक्शन जब दूंगी तो मेरा बॉडी से तो ये निकालना पड़ेगा. He has to go out from my body. So what is the portal of exit? कैसे बाहर निकलते बॉडी से? It can be through the mouth. So मुंह से कैसे? Through the vomit, मतलब through vomiting, और it can be through the saliva. उसके बाद cuts in the skin. अगर हाथ में कोई कट है और स्किन में कोई भी कट है, through the blood. काटने के बाद जो ब्लड निकलते through the blood. Then during diapering and toileting the stool. Okay, through the stool also it can, as an example, जो worm infestation है through the stool. Blood है through the hepatitis. Okay, so how the germs came out or the portal of exit, that is the important one. Coming to the fourth one, that is germs get around, that is the mode of transmission. अभी ये तो निकल के आ गया बॉडी से निकल के आने के बाद तो डायरेक्टली कोई किसी का वॉमिट को जाके तो टच नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज प्रोवाइडिंग केयर. जाके नहीं करते, किसी का हाथ काट गया हम लोग जाके उनका खून को तो छूते नहीं है. So how the disease is transmitting once it came out from the host body, from the carrier's body. This is known as the mode of transmission. So mode of transmission, it can be through the contact, that is through hand, toys, and even through the sand. It can be through the droplet. Droplet means when you speak, sneeze or cough. बहुत important. Droplet का मतलब क्या है? Droplet का मतलब है जब आप स्पीक करते हो, बात करते हो, जब स्नीज करते हो या जो कफ जो करते हो, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, दिस इज नोन एज द ड्रॉपलेट. उसके बाद द फिफ्थ वन इज पोर्टल ऑफ एंट्री. अभी क्या हुआ है, ट्रांसमिशन तो हो गया, मैंने छू लिया या आई हैव स्प्रेड द ड्रॉपलेट. अभी किसी का बॉडी में तो जाना, एंटर होना पड़ेगा ना टू कॉज द डिजीज, व्हिच इज नोन एज द पोर्टल ऑफ एंट्री. सो पोर्टल ऑफ एंट्री कैसा होता है? थ्रू द माउथ, मुंह से होता है, या कट्स इन द स्किन इफ इट इज अ ब्लड बोन. ब्लड बोन अगर है किसी का बॉडी में जो इन्फेक्टेड ब्लड है, सो दैट ब्लड दूसरे बंदा का हाथ काटा है या पाव काटा है, एनीथिंग, मे बी द स्किन इज देयर इज ओपन स्किन, सो थ्रू दैट it entered into the body. So cuts in the skin or even it can be through the eyes also. Okay, is known as the portal of entry. So the organisms, they can enter the body through the same route they use for exiting. मतलब जिस वे से उन लोग बाहर निकल के आया है, सेम रूट से वो लोग दूसरे किसी का बॉडी में एंट्री भी कर सकता है. So any obstruction in the flow of urine or from the urinary catheter, it allows the organism to travel up to the urethra. urethra तक अगर कोई मतलब अब जो अगर कोई पेशेंट का कैथेटर है, कैथेटर ब्लॉक हो गया या यूरिन फ्लो कम हो गया, उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म यूरेथ्रा तक भी वो पहुंच सकता है. देन coming to the last one, that is the susceptible host. So next sick person कौन है? एक दूसरे यहाँ से तो from the reservoir he came out. So reservoir से निकल के then he through the portal of exit, then it got transmitted, it entered to a particular person's body, then that person became the susceptible host, the next sick person. तो कौन हो सकता है? It can be the babies, बच्चे हो सकते हैं, children हो सकता है, elderly हो सकता है, then people with a weakened immune system हो सकते हैं, unimmunized people हो सकते हैं, और anyone हो सकता है. So anyone. So at the end of the day, we can say anyone can be the susceptible host. उसमें जो most stress हम लोग किनको देते हैं? Those who are immune compromised और weakened immune system है,
बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी मैच्योर नहीं है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, और दोज हु आर having the chronic or life threatening disease. Hope so it is clear the chain of infection. Next we will go into how to prevent the cross infection in the hospital. मैंने already बोला था cross infection क्या है. So cross infection जो है that is transmitted between the individuals, those who are infected with the different pathogenic organism, and mainly the cross infection it usually occurs in the hospital. So hospital हम लोगों को हॉस्पिटल ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे बहुत इजीली इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस रहता है. इसको हम लोग नोसो कम्युनल, वन थिंग इज द नोसो कम्युनल इन्फेक्शन और इट इज नोन एज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. ओके, now how to prevent the cross infection? First one, maintain a good ventilation. Okay, then second is maintain general cleanliness of the hospital. हम लोग सबको पता है जितना cleanliness हम लोग maintain करेंगे, not only in the hospital, even at home, in the daily, जितना भी हम लोग cleanliness maintain करेंगे उतना ही disease spread होने का chances कम रहता है. Then safe food and water supply. Safe food and water supply that can be the mode of transmission of a disease. The safe disposal and also the excreta, proper excreta disposal and destruction of the microorganism through the disinfection and sterilization. आगे जाके हम लोग देखेंगे what is disinfection and what is sterilization. ये disinfection, through the disinfection and the sterilization we can distract the microorganism. Okay. Now coming to the next slide, the barrier nursing. बहुत important है even for the exam point of view. Barrier nursing. So in the barrier nursing we will see the types of isolation, when it is required and what are the techniques used. जो हर दिन हम लोग देखते हैं in the hospital setup and even like we are practicing also every day. But now, and the types of isolation, first one is respiratory isolation. Respiratory isolation, it is needed for the disease which is spreaded through the droplet infection, when we sneeze, when we cough, okay, when we speak. So respiratory isolation, it is needed to prevent the respiratory disease which is transferred through the droplet infection. और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास्क पहनते हैं. अभी भी हम लोग बिकॉज ऑफ कोविड के लिए हम लोग मास्क तो पहनना ही पड़ता है. तो नेक्स्ट वन इज enteric isolation. So enteric, okay, enteric isolation means when the pathogens are transmitted via the feces, that means through the fecal matter, through the stool. ठीक है, in that case हम लोग को क्या करना है, wear the gloves and as well as the gowns, because enteric isolation ये है जो stool borne through the fecal matter, कोई भी disease अगर transmit होता है एक दूसरे से दूसरे में, first of all we need to wash our hand properly. सबसे पहला हाथ धोना पड़ेगा. अगर and whenever we are providing care, suppose हम लोग डायपर चेंज कर रहे हैं या पेशेंट को the back pen we are passing them, we are removing the back pen, in that case compulsorily we need to wear the gloves so that the fecal matter will not come into touch of our hand. Third one is wound and skin isolation. So wound and skin isolation, it is needed for the disease which can be transmitted while coming in contact with the infected wound. अगर infected wound touch करने से अगर कोई भी disease transmit होता है, in that case we need to wear the gloves and the gown. And the blood isolation, okay, जो disease mainly blood borne है, okay, as example hepatitis, HIV, these all are blood borne disease. Okay, तो blood borne disease के लिए क्या करना पड़ता है, ग्लोव्स को पहनना पड़ता है. कोई भी प्रोसीजर या collection of specimen, blood specimen, and before giving any care of the wound, we need to wear the gloves. Coming to the next slide, medical and surgical asepsis, बहुत important है. सुनने में बहुत कॉमन है मेडिकल एसेप्सिस एंड एज वेल एज सर्जिकल एसेप्सिस, बट उसमें देयर इज ए लिटिल बिट
देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, तो एसेप्सिस मैंने ऑलरेडी बोला था, एसेप्सिस इज फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ कंटैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं एसेप्सिस। नाउ व्हाट इज मेडिकल एसेप्सिस? ओके, मेडिकल एसेप्सिस हम लोग कब यूज करते हैं? तो मेडिकल एसेप्सिस मेनली इट इज रेफर्ड एज ए क्लीन टेक्निक, जो हम लोग हाथ धोते हैं नॉर्मली, साबुन से हम लोगों का हाथ धोना, दैट इज द मेडिकल एसेप्सिस। तो मेडिकल एसेप्सिस से क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन जो है, उसका नंबर रेड्यूस होता है। ओके, मेडिकल एसेप्सिस से उसका नंबर से रेड्यूस होता है। एंड मेनली मेडिकल एसेप्सिस हम लोग कब यूज करते हैं? जैसा मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को एनिमा देना है, एग्जाम्पल पेशेंट को ट्यूब फीडिंग करवाना है, डेली हाइजीनिक प्रैक्टिस जो है, डेली हाइजीन जैसा बैक केयर देने से पहले, माउथ केयर देने से पहले, हेयर केयर देने से पहले, सो दिस ऑल आर बिफोर डूइंग ऑल द प्रोसीजर एंड आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं? हाथ धोते हैं, हैंड वॉश करते हैं, सो दैट फॉल्स अंडर द मेडिकल एसेप्सिस। तो मेडिकल एसेप्सिस हैंड वॉशिंग इज द नंबर 1 मेडिकल एसेप्सिस, जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है, नॉट द सर्जिकल वन। ओके, तो हम लोग को याद रखना है मेडिकल एसेप्सिस इट इज नोन एज द क्लीन टेक्निक एंड इट reduces द नंबर ऑफ पैथोजन, पैथोजन का नंबर को कम करते हैं, and it is mainly done during the medication, during the enemas, during tube feeding, during daily hygiene and hand washing. It is the number 1 medical asepsis. Now, if we talk about the surgical asepsis, क्या है surgical asepsis? Surgical asepsis, it is also known as the sterile technique. It is also known as sterile technique. So, through the sterile technique or through the surgical asepsis, we can eliminate all the pathogen. जितना भी पैथोजन है ना, वो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। मेडिकल एसेप्सिस में हम लोग रेड्यूस करते हैं, कम करते हैं, और सर्जिकल एसेप्सिस में पूरा हम लोग एलिमिनेट करते हैं। मतलब हम लोगों का जो हाथ है ना, ये फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन रहेगा इन केस ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। एंड इट इज मेनली यूज्ड, कब यूज होता है? ड्रेसिंग चेंज जब करते हैं, बिकॉज ड्रेसिंग चेंज के टाइम में अगर आपका हाथ में एक भी पैथोजन रह गया तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट का ऊन को। सो ड्यूरिंग द ड्रेसिंग चेंज, देन ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन, बिकॉज हम लोग कैथेटर पेशेंट का यूरिनरी ब्लैडर तक हम लोग पहुंचाते हैं, एंड दैट ब्लैडर इट इज अ स्टेराइल पार्ट। एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। सो कैथेटराइजेशन और एनी काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर जो करते हैं in the operation theater, in the major OT, in the minor OT, ठीक है, so during that procedure we are maintaining the surgical asepsis। तो हम लोगों को बस इतना याद रखना है, medical asepsis it reduces the number of pathogen and surgical asepsis it eliminates all the pathogen। medical asepsis को clean technique बोलते हैं and surgical asepsis को sterile technique बोलते हैं। then क्लीन प्रोसीजर करने के टाइम में मेनली हम लोग मेडिकल एसेप्सिस को यूज करते हैं, जो हैंड वॉशिंग है। But surgical asepsis for all the sterile procedure जो भी हम लोग करते हैं, उससे पहले हम लोग सर्जिकल एसेप्सिस और सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड द स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? ओके, सो डिसइंफेक्शन पिक्चर में दिखाई दे रहा है, डिसइंफेक्शन क्या है? ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सी लाइक दे आर क्लीनिंग, ओके, दे आर क्लीनिंग थ्रू द डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन। जस्ट इसको रैप कर रहे, वाइप कर रहे, और उनका लेफ्ट हैंड में ब्लू कलर का डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन है। ओके, सो डिसइंफेक्शन मींस the process of eliminating of pathogenic microorganism. However, the process is not effective in case of vegetative spores. Okay, so disinfection का मतलब है destroying of all the pathogenic organism, मतलब pathogenic organism को destroy करना है। okay, eliminate करना है and as well as destroy करना है। तो ये जो disinfection है ना, ये disinfection दो तरह का होता है। एक होता है concurrent disinfection, एक होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। सो कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन जो है ना,
this is the immediate disinfection of all the contaminated article and bodily discharge during the course of the disease. मतलब disease के time में immediate disinfection करना है all the contaminated article और bodily discharge. जो भी article or discharge or whatever things came in contact with the patient and we consider that these are the infectious thing, immediate disinfection जो करना है इसको बोलते हैं concurrent one during the course of the disease. But in case of the terminal disinfection means the disinfection of the client unit with all the articles, okay, used by the client on his discharge, death or release from the isolation. Patient at सबसे last करना है. Patient, okay, patient जो है infectious patient ही है, but patient जब discharge हो गया और पेशेंट का डेथ हो गया और पेशेंट आइसोलेशन से रिलीज हो गया, उसके बाद जो क्लाइंट का जो यूनिट है जहां पे पेशेंट था उस एरिया को डिसइंफेक्शन जो करना है उसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन. एज एग्जांपल फर्नीचर हो सकते, लिनेन हो सकते, मैट्रेस हो सकते, पिलो हो सकते, यूटेंसिल्स हो सकते, मतलब यूज करने के बाद कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसीजर, पेशेंट का डिस्चार्ज होने के बाद और पेशेंट डेथ होने के बाद जो डिस्चार्ज करना है इसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन. तो डिसइंफेक्शन दो तरह का होता है, एक है कंकरेंट डिसइंफेक्शन, एक है टर्मिनल डिसइंफेक्शन. सो कंकरेंट डिसइंफेक्शन के इमीडिएट डिसइंफेक्शन. इमीडिएट डिसइंफेक्शन मतलब क्या है, सपोज पेशेंट का क्लॉथ, पेशेंट जो कपड़ा जो पहना है ये हम लोग लास्ट दिन तक जमा नहीं करते, आज का कपड़ा सॉइल हुआ है अभी धो दिया, इसको बोलते हैं कंकरेंट वन. टर्मिनल एट द एंड. नाउ कमिंग टू द स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है? स्टेरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स, रिमूव्स, kills or deactivates all forms of life and other biological agent present in a specified region. ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है स्टेरिलाइजेशन. सो स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को. ओके, हाउएवर कोई कोई जो स्पोर्स से जो वेजिटेटिव फॉर्म में है ये इसके लिए इतने इफेक्टिव भी नहीं है. बट इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन उसमें हम लोग जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको कंप्लीटली एलिमिनेट करते, रिमूव करते, कील करते और कोई भी फॉर्म इन एनी केस ऑफ वेजिटेटिव फॉर्म में भी अगर है उसको भी हम लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं. ओके, एंड एनी अदर बायोलॉजिकल एजेंट व्हिचएवर प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड रीजन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन एंड द स्टेरिलाइजेशन. और स्टेरिलाइजेशन आप ये भी बोल सकते हो दिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोथ पैथोजेनिक भी हो सकते, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते, इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन. तो ये मेथड जो है ना इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फिजिकल, केमिकल एंड फिजियोकेमिकल. ये तीन में ये डिवाइडेड है. ये जो फिजिकल मेथड जो है ना, सो दैट फिजिकल मेथड अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन एंड द फिल्ट्रेशन. Then under the heat it can be the dry heat or it can be the moist heat. तो ड्राई हीट में क्या क्या आता है? ड्राई हीट में आता है रेड हीट, देन फ्लेमिंग, देन इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन. एंड इन केस ऑफ मोइस्ट हीट इट कैन बी बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, at 100 degree centigrade, or it can be above 100 degree centigrade. And in case of radiation, okay, it can be the ionizing radiation or it can be the non-ionizing radiation. Again, the ionizing radiation, it can be the electromagnetic radiation or it can be the particulate radiation. Now, if we go into the filtration, it can be done by earthenware, it can be done by asbestos, can be sintered glass, or it can be through the membranous filtration.
Then the second one, under the chemical, we have the liquid chemical and we have the gaseous chemical. Under the liquid chemical, we have the alcohols, then aldehyde, phenolics, halogen, heavy metal, then surface active agent and the dyes. And in case of gaseous, we have the formaldehyde, then ethylene oxide and the plasma. And also we have the physiochemical one. Okay, so these are the methods of sterilization and the disinfection. So in that methods of sterilization and disinfection, we are commonly using some of the antiseptics and as well as some of the disinfectants. Okay, so in that जो बहुत कॉमन यूज होता है द सेवलॉन. तो सेवलॉन जो है ना, एक है सेवलॉन जो कंसंट्रेटेड वन, जो कंसंट्रेटेड सेवलॉन होता है ना, उसका जो रेशियो है वो 1:100 है. ओके, सो 1:100 है उसका. तो 1:100 ऐसा करते हैं कि 10 ml अगर सेवलॉन कंसंट्रेशन है, ये 1 लीटर जल, 1 लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर के साथ उसको 1:100 ml, इसमें 10 ml एंड 1 लीटर, उसके साथ हम लोग सेवलॉन कंसंट्रेशन का स्ट्रेंथ बनाते हैं. और मेनली यूज होता है कि ऊन क्लीनिंग करना है, उसके बाद प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द स्किन, ऑपरेशन से पहले जो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करते हैं स्किन का, उसके लिए. देन cleaning of the body part before the examination is example vagina, urethra, and also it can be used as an antiseptic solution. उसके बाद सेवलॉन एक सॉल्यूशन भी यूज होता है जो एक्वस है. एक है सेवलॉन कंसंट्रेशन, एक है सेवलॉन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जो है. तो एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रेंथ है 1:30 है. ओके, ये 1:30 है. एंड वो भी उसके यूजेस भी सेम एज सेवलॉन कंसंट्रेशन, लाइक क्लीनिंग ऑफ द वुंड एंड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द स्किन, एंड आल्सो इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. एंड वन मोर सेवलॉन इज देयर, दैट इज सेवलॉन सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सेवलॉन सॉल्यूशन. तो ये जो अल्कोहलिक सेवलॉन सॉल्यूशन है उसका भी स्ट्रेंथ है 1:30. एंड it is used, the alcoholic Sablon solution mainly it is used for pre-operative preparation of the skin and as well as वो जो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग रखते हैं ना, जैसा शार्प इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग बॉयल नहीं करते, उसको डिसइंफेक्ट बोलते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन में रख देंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में. सो वो डिसइंफेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को वेरी क्विकली इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में, अगर हम लोग अल्कोहलिक सेवलॉन सॉल्यूशन 1:30 कंसंट्रेशन में हम लोग बनाते हैं. ओके, उसके बाद हाइड्रोजन पैरोक्साइड यूज होता है, उसका स्ट्रेंथ अवेलेबल है मार्केट में. And mainly it is used for cleaning the infected wounds and also to remove the slough. So अगर long term wound है उसमें slough formation हुआ है और remove करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 अभी भी यूज होता है. Then hydrogen peroxide in every diluted form it is used for even as a mouthwash also. Spirit यूज होता है, अल्कोहल जो है 70% अल्कोहल for pre-operative preparation of the skin, then cleaning of the wound. Also बहुत commonly जो use होते हैं हम लोग IVIM इंजेक्शन जो देते हैं ना, IVIM इंजेक्शन के टाइम में जो स्किन जो क्लीन करते हैं, so cleaning of the skin before giving the IV and IM इंजेक्शन, उसपे हम लोग 70% अल्कोहल जो स्पिरिट है उसको हम लोग यूज करते हैं. And even it quickly disinfect the instrument within 2 minutes. उसके बाद साइडेक्स यूज करते हैं हम लोग. साइडेक्स तो मार्केट में अवेलेबल है, उसका स्ट्रेंथ एंड इट कंप्लीटली, जो साइडेक्स है ये कंप्लीटली डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन नॉट बी ऑटोक्लेव्ड. ओके, नाउ कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव नहीं होता है? एंडोस्कोप्स ऑटोक्लेव नहीं होते, रबर गुड ऑटोक्लेव नहीं होता है, इवन सम ऑफ द शार्प इंस्ट्रूमेंट आल्सो इट कैन नॉट बी ऑटोक्लेव. तो इसके लिए हम लोग है ना साइडेक्स यूज करते हैं. देन बेटाडीन सॉल्यूशन जिसको प्रोविडेन आयोडीन बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ये ड्रेसिंग के लिए यूज होता है एंड आल्सो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द वुंड. ओके, लाइजॉल उसका जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ है 1:100. 1:100 उसका स्ट्रेंथ है, दैट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लॉथ्स, एक्सक्रीटा एंड क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर. लाइजॉल मार्केट में भी मिलते हैं जो हम लोग फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं. एंड इवन द फेनॉल ऑल्सो, उसका भी स्ट्रेंथ 1:100 ओनली, एक्वस सॉल्यूशन पानी के साथ. एंड उसका जो यूजेस है वो सेम एज क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर
cleaning of the floor, and as well as disinfection of the cloths, etc., etc. during the activities. Now, in the next slide, let us see what are the steps of hand washing. 7 steps in the picture I've shown you. The 7 steps of hand washing. तो बहुत ही common है and important है. First step, wash palm and finger. Step 2, wash back of hands. Step 3, wash fingers and knuckles. Step 4, wash the thumbs. Step 5, wash the fingertips. And step 6, wash the wrist. So these 6 are the steps of hand washing. So everybody of us, we need to practice it. We need to remember the steps of hand washing. Palm to palm, palm and fingers, back of the hands, fingers and knuckles, thumbs, fingertips, and the wrist. Coming to the next slide. Biomedical waste management. आजकल बहुत stress देता है in each of the hospital, irrespective of the government, irrespective of the private hospitals, even at home also. हम लोग waste segregation and waste management. So biomedical waste management, as a medical professionals, we should know it very clearly. The guidelines क्या क्या है, the segregation guidelines, and as well as कहाँ पे कौन सा waste कहाँ पे हम लोगों को फेंकना चाहिए, throw करना है, okay? And this one, no, which is there in the slide, it is recommended by Central Pollution Control Board, the CPCB. So here I have given, it is there the 5 color variation. First, let us see the yellow one. So जो येलो जो बकेट है और येलो पॉलिथीन अब जहाँ पे भी थ्रो करना है, उसमें हम लोग क्या क्या थ्रो करते हैं, क्या क्या सेग्रीगेट करते हैं? ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट, item contaminated by blood and body fluid, then soil, cotton and dressing, and also the soil, plaster, cast, etc. Coming to the red one, red color, here the catheter, tubes, cannula, syringe, plastic IV bottles and sets, used gloves, then infected plastic, specimen container, lab waste, then microbiology culture, used or discarded bags of blood and blood products, vaccines, etc. लाल जो है ना, अपना खून का कलर भी लाल ही है, तो इसको याद रखना है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ओके? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ अपना आईवी बॉटल आते हैं, आईवी सेट आते हैं, तो आईवी का थ्रू द ब्लड वेसल ओनली वी आर थ्रोइंग, तो रिमेंबर करने के लिए बहुत इजी है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्लू. तो ब्लू में हम लोग क्या थ्रो करते हैं? द ग्लास आइटम्स थ्रो करते हैं, नीडल्स थ्रो करते हैं, सिरिंजेस, द स्कैल्पल, bled, used and unused sharp materials, etc. Then in the black, the discarded medicine and discarded cytotoxic drugs. And the last one is green. And in the green, we are throwing the general waste, the non-infected plastic material, paper, then disposable, then cardboard, metal container, office waste, and as well as the food waste. So green में हम लोग general waste use करते हैं. So this is the biomedical waste management, which is prescribed by Central Pollution Control Board and which is followed in each and every hospital. बहुत important है in exam point of view, the biomedical waste management. Coming to the next one, the sterilization of articles. कैसे हम लोग sterilize article को कैसे हम लोग sterilize करते हैं? तो sterilize करने के लिए सबसे जो पहला है, that is the boiling. Okay, the boiling method. So boiling method में हम लोग क्या क्या करते हैं? Boiling method में we immerse, okay, deep करते हैं in boiling water जिसका temperature 100 degree centigrade है. So boiling का temperature, you remember, this is 100 degree centigrade for 10 minutes. Okay, for 10 minutes it will kill most of the pathogenic organism. Okay, and ये बहुत common है and as well as the reliable method also for disinfecting the instrument. Yes, sterilize, okay, for disinfecting the instrument. Boiling 100 degree centigrade for 10 minutes. We need to deep into the boiling water. Okay. उसके बाद आता है the cold sterilization. Okay, as the name indicates, the cold sterilization. So cold sterilization में क्या करते हैं?
a chemical disinfectant. Okay, cold sterilization और the disinfection by the disinfectant, उसमें हम लोग एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं which act कैसे एक्ट करते हैं, coagulating the bacterial protein. ओके, जो बैक्टीरियल प्रोटीन जो है ना उसको कोआगुलेट कर देते हैं और बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, तो ये जब उसका प्रोटीन कंपोजिशन में जब चेंज कर देते हैं ना तो क्या होता है, ये जो है ना नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द सेम फॉर्म, ये सेम नहीं रहता है और उसको डिजीज प्रोड्यूस करने का जो कैपेबिलिटी है ना वो डैमेज हो जाता है. इसको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन बाय द डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, बट जब हम लोग कोल्ड स्टेरिलाइजेशन करते हैं ना कुछ कुछ चीज हम लोगों को बहुत याद रखना है. क्या क्या याद रखना है, जो डिसइंफेक्टेंट हम लोग जो चूज किया है ना ये बहुत एफिशिएंट होना चाहिए टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन. पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एफिशिएंट होना चाहिए. और उसका जो स्ट्रेंथ जो मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, द सेवलोन कंसंट्रेशन, देन द अल्कोहल, देन स्पिरिट, साइडेक्स, जो भी मैंने बोला है, सो उनका जो स्ट्रेंथ है ना जो करेक्टली यूज करना है, वी शुड यूज इन ए करेक्ट स्ट्रेंथ. एंड जो भी आप इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी आप डिसइंफेक्ट कर रही हो ना सो फुल्ली ये डिसइंफेक्टिंग अंदर सबमर्ज होना चाहिए, मतलब डिप करना है, फुल्ली इसको डिप करना है. एंड सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम, मतलब लंबा टाइम तक है ना उसको डीप करके रखना चाहिए. ओके, सो ये चीज है ना हम लोगों को याद रखना है जब भी हम लोग कोल्ड स्टेरिलाइजेशन और हम लोग डिसइंफेक्शन थ्रू द डिसइंफेक्टेंट हम लोग करते हैं. ओके, नाउ coming to the third one, that is fumigation or the gas sterilization or gas disinfectant. इसमें क्या करते हैं, ये टोटल सरफेस एक्सपोजर होता है. तो टोटल सरफेस एक्सपोजर टू द फॉर्मल्डिहाइड गैस अंडर द कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड टाइम एक्सपोजर. अगर कंट्रोल ह्यूमिडिटी में रहता है, प्रॉपर टेम्परेचर में रहता है और प्रॉपर मतलब एडिक्वेट टाइम तक अगर एक्सपोज होता है ना then it will destroy all the vegetative form. जितना भी वेजिटेटिव फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वायरस, बैक्टीरिया एंड मोस्ट ऑफ द स्पोर्स है ना वो डिस्ट्रॉय होता है. तो बेस्ट रिजल्ट कब मिलते हैं, बेस्ट रिजल्ट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द गैस. जो गैस है ना उसका हाई कंसंट्रेशन होना है, उसका जो ह्यूमिडिटी है ना अबव 60 डिग्री होना है और जो उसका टेम्परेचर है ना इट शुड नॉट बी लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब 18 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे उसका टेम्परेचर होना नहीं चाहिए. और एक्सपोजर टाइम जो है ना ये वेरी करते हैं 1 घंटा से 16 घंटा तक. तो एक्सपोजर टाइम इट वेरीज फ्रॉम 1 आवर टू 16 आवर्स. सो जो एजेंट मेनली फ्यूमिगेशन के लिए यूज होता है ना वो फॉर्मलिन टैबलेट होता है एंड इथिलीन ऑक्साइड लिक्विड रहता है. ओके, सो प्लीज रिमेम्बर कि फ्यूमिगेशन के लिए जो भी एजेंट यूज होता है ना सो दोज एजेंट आर द फॉर्मलिन टैबलेट एंड इथिलीन ऑक्साइड लिक्विड. प्लीज रिमेम्बर इट. ओके, और उसका जो एक डिसइंफेक्शन किया है ये फ्यूमिगेशन और गैस डिसइंफेक्टेंट का, इसका उसका डिसएडवांटेज ये है ये पंजेंट स्मेल रहता है और ये आइस के लिए, स्किन के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए इरिटेंट होता है. ओके, प्लीज रिमेम्बर दैट, इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है यूवी रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट स्टेरिलाइजेशन. इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर डिसइंफेक्टिंग द वर्किंग सरफेस. ओके, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं. सो वर्किंग सरफेस एंड एज वेल एज द एयर इनसाइड द रूम. अगर एयर को आपको डिसइंफेक्ट करना है और वर्किंग सरफेस को अगर आप डिसइंफेक्ट करना है उसके लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट स्टेरिलाइजेशन को हम लोग यूज करते हैं. Then coming to the dry heat sterilization. So dry heat sterilization as the name indicates dry heat or the hot air sterilization. इसको हम लोग hot air sterilization भी बोलते हैं. So hot air sterilization mainly it is used for the high temperature. Okay, high temperature and comparatively the long exposure time is required for that. And mainly क्या है, it is a choice. Okay, it is a method of choice for the metal cannula जैसा lumbar puncture needle. ओके, फाइन मेटल कैनुला जो है ना जैसा लंबर पंक्चर नीडल रहता है, ग्लास सिरिंजेस रहता है, सो इसके लिए है ना ये एक चॉइसेबल मेथड है. ओके, एंड द लास्ट वन इज स्टीम अंडर प्रेशर सच एज ऑटोक्लेविंग.
Okay, autoclaving, or this is also known as the sterilization by steam. Okay, remember that, autoclaving, or it is also known as the sterilization by steam. This method, it is the most widely used method, which is economical and as well as one of the most effective method for destroying the microorganism. Okay, ये इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए प्लीज रिमेंबर दैट, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए जो स्टीम है ना, जो ऑटोक्लेव मशीन में जो यूज होता है, वो 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है इसमें। ओके, 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहते हैं, और उसका जो टेम्परेचर है ना 121 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है उसका टेम्परेचर। ओके, and this pressure and the temperature should be maintained for minimum of 30 minutes. मिनिमम 30 मिनट तक है ना उसका प्रेशर एंड एज वेल एज उसका टेम्परेचर है ना मेंटेन रहता है। रिमेंबर दैट, उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर, और उसका जो प्रेशर है दैट इज 1.05 पर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ओके, होप सो it is clear about the sterilization of the articles. Now we will go to the next topic, documentation. बहुत important topic है documentation। हर बार हम लोगों को हॉस्पिटल में या कहीं पे भी हम लोग काम करें, आजकल डॉक्यूमेंटेशन एक कॉमन चीज है, सब चीज डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सो डॉक्यूमेंटेशन इज एनीथिंग which is written or printed. Okay, is anything which is written or printed that is records or proof for authorized person. ठीक है, ये कोई भी written भी हो सकते हैं, printed भी हो सकते हैं। क्यों हो सकता है? It can be used as a proof for the authorized person. Now, what are the purposes of the record? Record का purpose क्या है? पहला तो है communication. ठीक है, so record क्या करते हैं? Record जो अपना जो हेल्थ केयर टीम मेंबर है, टीम मेंबर के बीच में कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, और क्लाइंट का अगर कोई नीड है, देन क्लाइंट का प्रोग्रेस क्या है, देन क्लाइंट का हम लोग उसका आउटकम क्या डिजायर करते हैं, वो कम्युनिकेट करते करने के लिए। ओके, देन लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन मतलब लाइक एज एग्जांपल पेशेंट का है ना, इंश्योरेंस को क्लेम करना है, ओके, रीएम्बर्स करना है। सो रीएम्बर्स करने के लिए द रिकॉर्ड इट इज इम्पोर्टेंट। सो डायग्नोसिस रिलेटेड द ग्रुप है, इंश्योरेंस ग्रुप के लिए रीएम्बर्स, पेशेंट का क्लाइंट केयर का जो कॉस्ट है उसको रीएम्बर्स करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेडिकल रिकॉर्ड्स दिस आर ऑडिट करते हैं उन लोग जो कंपनीज है ना, दे यूज्ड टू कम फॉर ऑडिटिंग टू रिव्यू द फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्ज उनका कितना हुआ है हॉस्पिटल स्टे का, वो रिव्यू करने के लिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है देन हाउ दे विल डू द रिव्यू, उसके लिए भी जरूरी है। थर्ड वन इज एजुकेशन। सो ए क्लाइंट रिकॉर्ड जो है दैट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको शायद पता ही होगा, लाइक व्हेनेवर वी टेक ए पेशेंट फाइल, जो पेशेंट का जो बेडसाइड टिकट जो हम लोग हाथ में लेते, सो मेनी इंफॉर्मेशन, द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू बी देयर। क्या क्या रहते हैं? एज एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस रहता है पेशेंट का, देन नर्सेस नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, उसमें साइन एंड सिम्टम्स रहता है। ओके, देन थेरापिस्ट क्या क्या है उसमें लिखा रहते, देन उसका डाइट के बारे में लिखा रहते, क्लाइंट का बिहेवियर के बारे में लिखा रहते, मेडिकेशंस के बारे में, so many variety of information we used to get. So we can learn as a student, even we can learn it from the record. And the last one is research. So the client record review, it also indicates as an example the infection rate, increase हुआ है ना decrease हुआ है। Okay, so new intervention जो implement हुआ है, then what is its evaluation, what is its result. So हम लोगों को अगर इसके बारे में कुछ रिसर्च करना है, so from the record, suppose you have introduced a new intervention, you have written whether it was positive or negative, so we can use it as a matter of our research also. So these four are the major purpose of record: communication, legal documentation, then education, and as well as the research. अभी हम लोग देखते हैं रिकॉर्ड का टाइप्स क्या क्या है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सो रिकॉर्ड जो है ना मेनली वो दो तरह का रिकॉर्ड होता है। एक होता है कि सोर्स ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड, और एक होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सोर्स ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड।
So source oriented clinical record है, as an example the admission department, they have the admission sheet. Okay, so physician जो है उनको डॉक्टर्स ऑर्डर शीट है. तो इस टाइप का जो रिकॉर्ड है ना, ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, सोर्स ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं. एज ए एग्जांपल, इफ ए क्लाइंट हैड हेमिप्लेजिया हुआ है, सो डेटा हेमिप्लेजिया पेशेंट का जो डेटा है अबाउट द प्रॉब्लम, इट कैन बी फाउंड इन द फिजिशियंस हिस्ट्री शीट. एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को एडमिशन शीट से मिलेगा. तो सोर्स ओरिएंटेड आप लोगों को याद रखना है, जो सोर्स ओरिएंटेड क्लाइंट रिकॉर्ड है ना, तो सोर्स ओरिएंटेड क्लाइंट रिकॉर्ड ये हर एक पेशेंट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए उन लोगों का सेपरेट सेक्शन है, और sections even for the client charts also is available there. And in the second one जो है, that is problem oriented clinical record. ये problem oriented clinical record, it is the data. Okay, याद रखना, it is a data about the client which is recorded and also which is arranged according to the problems. ठीक है, कभी पेशेंट का प्रॉब्लम था, अभी क्या इंफॉर्मेशन, क्या प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सोर्स किसने दिया है. सो ऑल द थिंग इट इज देयर इन द प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड. ओके, सो ये जो रिकॉर्ड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड, इट इंटीग्रेट्स ऑल द डेटा. सब डेटा को एक साथ वो गैदर करते, उसमें फिजिशियन का डेटा भी होता है, उसमें नर्सेस का डेटा भी होता है, उसमें डायटिशियन का डेटा भी होता है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का डेटा भी होता है, सबका डेटा होता है इन द प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड. बट द सोर्स ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड क्या है, हर एक सेक्शन के लिए, हर एक पेशेंट के लिए, सेपरेट सेक्शन के लिए अलग अलग शीट रहता है फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट. अभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है, ये भी हम लोग का 5 तरह का होता है. क्या क्या है, बेसलाइन डेटा है, प्रॉब्लम लिस्ट है, इनिशियल लिस्ट है, प्रोग्रेस नोट है, एंड द एक्टिविटी रिकॉर्ड है. हम लोग देखते हैं एक एक क्या क्या है. बेसलाइन डेटा में क्या रहता है, हम लोग ऑल नो द बेसलाइन डेटा यूज होता है. बेसलाइन डेटा इट कंसिस्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है, क्लाइंट जब भी हम लोगों का हॉस्पिटल में आता है या हेल्थ केयर एजेंसी में आता है, it gives us the baseline data only, it gives us all the information knows about the client. Okay, इसमें नर्सिंग असेसमेंट रहता है, देन फिजिशियन का असेसमेंट रहता है, उनका पेशेंट का हिस्ट्री रहता है, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशंस रहते हैं. ओके, ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू बी देयर इन द बेसलाइन डेटा. उसके बाद रहता है सेकंड वन इज प्रॉब्लम लिस्ट. ओके, सो द प्रॉब्लम लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, सो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इज केयरफुली ऑलरेडी कंपाइल्ड. सो एक बार जब डेटाबेस हो जाता है ना, सो डेटाबेस में हम लोग ऑल द प्रॉब्लम्स वी यूज्ड टू कलेक्ट इट एंड हम लोग एनालाइज करते हैं. ओके, उसके बाद थर्ड वन है द इनिशियल लिस्ट. ठीक है, इनिशियल लिस्ट का अलग एक नाम भी है, प्लीज रिमेंबर, इनिशियल लिस्ट का अलग एक नाम है ऑर्डर्स और केयर प्लान. ठीक है, नाम सुनने से शायद आप लोगों को पता ही होगा इनिशियल लिस्ट क्या हो सकते हैं. So initial list, it can be the care plan, okay, or it can be the order which are generated by the person who list the problem. ठीक है, जो प्रॉब्लम का लिस्ट लिखते हैं ना, और जो केयर प्लान बनाते हैं, पेशेंट का ऑर्डर बनाते हैं ना, so this written plan is, ये written plan होता है. So this written plan in the record, it used to list under each problem what are the treatment given, about the progress note, and as well as the separate list of the order. Okay, initial list. So initial list में क्या क्या रहता है, पेशेंट का ऑर्डर मतलब ट्रीटमेंट्स रहता है, देन केयर प्लान भी रहता है. फोर्थ वन इज द प्रोग्रेस नोट. ओके, सो प्रोग्रेस नोट इट इज मेड बाय ऑल प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन द क्लाइंट केयर. एक क्लाइंट के लिए केयर में जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स है, सब लोग ये प्रोग्रेस नोट बनाते हैं. सो प्रोग्रेस नोट में क्या क्या रहता है, नर्सिंग केयर प्लान रहता है. ठीक है, नर्सिंग ऑर्डर्स रहते हैं, देन क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, वो रहता है. देन सेफ्टी प्रिकॉशन आपने कुछ यूज किया है कि नहीं पेशेंट का केयर के लिए, वो भी रहता है. ओके, देन पेशेंट का लाइक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हर दिन के लिए, जैसा पेशेंट का आपने वॉकिंग करवाया है, पेशेंट को मोबिलाइज करवाया है पेशेंट को. ओके,
देन पेशेंट का अपने लाइक यू हैव गिवन बाथ टू द पेशेंट, यू हैव गिवन माउथ केयर, सो हेयर केयर, तो जो भी आपने किया है ना, वॉट एवर एक्टिविटीज यू हैव डन फॉर डेली लिविंग, देन कोई रिलेटिव और गार्जियन प्रेजेंट है कि नहीं पेशेंट के साथ इमरजेंसी के लिए, देन इमरजेंसी कोड स्टेटस, कोड ब्लू, कोड ऑरेंज, जो भी इमरजेंसी कोड स्टेटस, एंड एज वेल एज पेशेंट का कुछ एलर्जीज है कि नहीं, so all those things used to be there in the progress note. And the last one is the activity record. Okay, so activity record ये क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, the staff what care has given during the duty timing, मतलब एक स्टाफ का ड्यूटी टाइमिंग में पेशेंट को क्या क्या केयर दिया है, क्या क्या रिक्वायर्ड केयर हैज बीन गिवन टू द पेशेंट बाय द स्टाफ, it has been recorded in the activity record. Okay, I hope so. It is clear the type of record, the source oriented clinical record and the problem oriented clinical record. And problem oriented clinical record, it is again divided into baseline data, problem list, initial list, progress note, and as well as the activity record. Coming to the next slide, the common record keeping form. Okay, even the pictures are also there in the next slides. I'll show you. So in that, जो common record keeping form जो है, variety of forms nowadays it is available, but nurses के लिए जो important है, पहला है admission nursing history form, उसके बाद आते हैं flow sheet और graphic record, then client care summary or cardex, and the computer documentation. Let us see one by one the nursing admission assessment form और nursing admission nursing history form. इसमें दिखाई दे रहा है very clearly. See the date, time, the informant, patient, all those things are there. उसके बाद reason for admission, patient's own word, patient खुद बोलेगा, ठीक है, क्यों एडमिशन हुआ है. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट खुद नहीं बोल सकते, सो पेशेंट का साथ जो आया है रिलेटिव हो सकते हैं, पेशेंट का जो अटेंडेंट है वो बोलेगा. देन वाइटल साइन, देन उसके बाद एलर्जीज वगैरह, देन द क्रॉनिक कंडीशन अगर कुछ भी है, देन द मेडिकेशंस, व्हाट आर द मेडिकेशंस हैज बीन गिवन, द सोशल हिस्ट्री, सो एवरीथिंग ड्यूरिंग द नर्सिंग केयर द नर्स यूज्ड टू फिल अप, इसको बोलते हैं, एंड इवन ड्यूरिंग द एडमिशन, तो इसको बोलते हैं एडमिशन नर्सिंग हिस्ट्री फॉर्म. सो ये जो फॉर्म है ना, एडमिशन दिस हिस्ट्री फॉर्म, ये गाइड करते हैं नर्स को फॉर द कंप्लीट असेसमेंट. whenever the patient has entered into the hospital, nurse को assessment करना है, so this history form it will help the nurse to do the complete assessment, to identify the relevant nursing diagnosis and the relevant nursing problem जिसके ऊपर नर्स को केयर देना है, नर्सिंग केयर देना है पेशेंट को. सेकेंड वन इज द ग्राफिक रिकॉर्ड. ओके, ग्राफिक रिकॉर्ड जो कॉमन है, हर दिन हम लोग फिलअप करते हैं ड्यूरिंग आवर we had done during our student life and as well as whenever we are working in the hospital, TPR chart. So this is the flow sheet or the graphic record. So this flow sheet on graphic record, these are the forms that allow the nurses quickly and easily do the assessment about the client. Okay, it can be the vital sign, it can be the रूटीन रिपीटेटिव केयर, जैसा हाइजीनिक केयर हो सकते हैं, देन एम्बुलेशन हो सकता है, देन पेशेंट का मील्स हो सकता है, खाया है कि नहीं खाया है, पेशेंट का बॉडी वेट हो सकता है, देन पेशेंट को आपने रेस्ट्रेंट दिया है कि नहीं दिया है, देन पेशेंट का सेफ्टी चेक करना. सो ऑल दोस थिंग वी कैन रिप्रेजेंट एज ए ग्राफिक रिकॉर्ड. ओके, सो एज ए एग्जांपल क्या है, अगर आपका पेशेंट का सडनली बीपी हाई हो गया, ओके, सडन बिकम्स वेरी हाई, सो नर्स जो उनके पास जो ग्राफिकल टीपीआर रिकॉर्ड है ना, वो देख के एसेस कर सकते हैं व्हाट वाज द पेशेंट्स बीपी बिफोर एंड अभी क्या हुआ है. सो वी कैन फाइंड आउट द प्रोग्रेस एंड एज वेल एज द डिटेरियोरेशन आल्सो, क्या हुआ है पेशेंट के साथ, बीपी कंटिन्यूअसली ऐसा ही था ना, सडनली हाई हो गया. सो वी कैन फाइंड आउट. ओके, so very quickly it gives us the information regarding the patient. Now next one is the cardex जिसको बोलते हैं client care summary or the cardex. Okay, many hospitals अभी उन लोगों का है ना कंप्यूटर सिस्टम ही है कार्डेक्स का, ठीक है. सो ये कार्डेक्स क्या करते हैं, इट प्रोवाइड अस द बेसिक, ओके, बेसिक एंड द समेटिव इंफॉर्मेशन
in the form of a client care summary. इसमें देखो ये जो कार्डिक्स है जो which is there in your slide, here that suppose is example date है, मेडिकेशन है, डोज है, टाइम है, ओके उसके साथ साथ डेट, द नर्सिंग केयर प्लान एंड द टाइम, आपने डेट कब क्या किया है उसके साथ आपका टाइम भी है, एंड व्हाट एवर ट्रीटमेंट यू हैव गिवन दैट आल्सो इट हैज बीन, मतलब यहाँ पे जो हियर you will write the patient's prescribed medication and here whether you have given it or not. उसके बाद पेशेंट का रिलीजन, एज, देन बर्थ, देन टीपीआर, ओके, देन बीपी, देन डाइट, पेशेंट ने बात लिया है कि नहीं लिया है, यस और नो, देन टीपीआर, बीपी, पेशेंट का डाइट, देन पेशेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डायग्नोसिस, डॉक्टर्स नेम एंड द आईपी नंबर, मतलब एक ही पेज में, ओके क्लाइंट केयर समरी, एक ही पेज देख के हम लोग को पता चल जाता है कि पेशेंट का कंडीशन के बारे में, उनका नाम, डेमोग्राफिक डेटा तो मिलता ही मिलता है, इवन उसका वाइटल साइन के बारे में, उसका खाने का, उसका डेली लिविंग एक्टिविटी, देन उसका ट्रीटमेंट, आपने क्या किया, दे सब चीज इट इज देयर इन वन फॉर्म ओनली. So information it is very commonly found in the client care summary or cardiacs, which includes the like basic information data, then physician name, so all those things are there, okay, so easily we can get the information. And the last one is the computer documentation. So nowadays all the hospitals, गवर्नमेंट बोलो आप प्राइवेट बोलो, सब हॉस्पिटल में कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन है. सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द कंप्यूटर इट इज बीन नाउअडेज यूज्ड even in the healthcare planning and as well as delivery and also in the labs and as well as in the physician clinic. So computerized system जो है वो nursing staff क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हम लोग केयर प्लान को इजीली क्रिएट कर सकते, देन ईच एंड एवरी क्लाइंट के लिए हम लोग कस्टमाइज केयर प्लान बना सकते, देन एडिशनल अगर कुछ चाहिए तो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते, देन इवेलुएट, देन कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को अपडेट करना है, देन कुछ जो पुराना डेटा है उसको हम लोग रिट्राइव करना है, देन स्पेसिफिक कुछ डायग्नोसिस हम लोग को बनाना है, सब चीज हम लोग थ्रू द कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन वी कैन डू इट. ओके, सो these are about the common record keeping forms. Now coming to the guidelines for reporting. So reporting कैसे करना है, क्या क्या guidelines है reporting करने का. पहला है the factual basis. Okay, so the record, the report, no, it should be very much descriptive, objective होना है, उसमें proper information रहना है, and आपने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या फील किया है, क्या स्मेल किया है, सब चीज इसमें होना चाहिए. ओके, उसके बाद इट शुड बी वेरी मच एक्यूरेट. एक्यूरेट मतलब एज ए एग्जांपल क्या है, एक्यूरेट है द प्रीसाइज मेजर होना है. एग्जांपल, क्लाइंट 450 ml यूरिन वॉइड किया है, आपको है ना इसमें ऐसा ही लिखना है कि क्लाइंट वॉइडेड 450 ml ऑफ क्लियर यूरिन, बट आप ऐसा कभी नहीं लिखोगे कि क्लाइंट वॉइडेड एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिन, वो नहीं लिखना है. दिस इज नॉट द प्रिसाइज वन, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वन, बट आपको एडिक्वेट अमाउंट से इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू राइट जितना यूरिन पास किए 450 तो 450 आपको लिखना है, दैट इज नोन एज द एक्यूरेसी. उसके बाद आते हैं कंप्लीटनेस. ओके, so the information which is recorded and reported in the entry, it should be complete and it should be thorough one. Okay, उसके बाद correctness. ठीक है, so the entry it is important and during the care plan, okay, during the nursing care, whenever the thing has happened, the time of occurrence ये आपको mention करना है. Vital sign check किया है, at what time you have checked, if it is 2 p.m. you have to mention it 2 p.m. Pain assessment आपने किया है, at what time you have assessed, that also you have to mention it. Administration of medication and treatment, कब आपने treatment administer किया है, medicine कब आपने दिया है, that also you have to mention it clearly. Okay, then physician का treatment, then suppose client का condition suddenly change हो गया, suddenly it got deteriorated, BP suddenly high हो गया, that you need to mention the time, इसको बोलते currentness. उसके बाद है organization. So written जो भी communication है या आपको properly logical order में इसको organize करना है. ठीक है, for an example, अगर ऑर्गेनाइज जो नोट है उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, पहला हम लोग असेसमेंट लिखते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं
इवैल्यूएशन और रेस्पॉन्स, ये सीक्वेंस का हिसाब से होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, it should not be disclosed to any other client, because we have seen in yesterday's slide कि इंफॉर्मेशन हम लोगों को कभी भी डिस्क्लोजर नहीं करना है, वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हम लोग का कोड ऑफ एथिक्स में है। ओके, so this is about the guidelines for reporting. Now coming to the types of reporting, we have three types mainly which are used in the hospital setup: change of shift report, transfer and the discharge report, and the incident report. Change of shift report, so at the end of the each shift, हर एक शिफ्ट का खत्म होने के बाद नर्स क्या करते, जो स्टाफ नर्स पेशेंट को केयर किया है, she used to write or she used to report the information about the assigned client. उसके बाद ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट, जब भी पेशेंट एक वार्ड से दूसरी वार्ड में ट्रांसफर होता है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, so that time the nurse used to give the transfer and as well as the discharge report, which include the client name include रहता है, उसका एज रहता है, the physician कौन है, medical diagnosis क्या है, then the prognosis and as well as the follow up care. ठीक है, सब चीज रहते हैं ट्रांसफर एंड एज वेल एज इवन इन द डिस्चार्ज रिपोर्ट में। उसके बाद रहता है इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल हर एक हॉस्पिटल में इंसिडेंट रिपोर्ट ये मेंशन करना है, ये रिपोर्ट करना है। सो एन इंसिडेंट रिपोर्ट ये ऐसा कोई इवेंट है, इट कैन बी एनी इवेंट, ठीक है, जो कंसिस्टेंट नहीं है द रूटीन ऑपरेशन के साथ, मतलब रूटीनली ये कभी होता नहीं है, ठीक है, बट ये हो सकता है रूटीन केयर के साथ या क्लाइंट केयर यूनिट में, इट इज पॉसिबल, ये इंसिडेंट हो सकते हैं। एज एग्जांपल लाइक पेशेंट बिस्तर से गिर गया, क्लाइंट फॉल हो गया, देन नीडल स्टिक इंजरी हो गया, ठीक है, जो विजिटर आया है वो विजिटर का मतलब सिम्टम है कोई इलनेस का, ठीक है। सपोज जनरल वार्ड में नाउ इट इज अभी का सिनेरियो मैं बताती हूँ, अभी का जो सिनेरियो है कोविड का, कोविड एरा, पेशेंट केम फॉर ओके नॉर्मली सर्जरी, प्लान सर्जरी के लिए पेशेंट आया, पेशेंट के साथ जो पेशेंट का रिलेटिव है ना, उनको कोविड-19 का सिम्टम है, सो ए विजिटर हैविंग द सिम्टम ऑफ इलनेस, ठीक है। मेडिकेशन एरर, आपने गलती से कोई मेडिकेशन दे दिया, ठीक है, या गलत डोज दे दिया, गलत मेडिकेशन दे दिया, ठीक है, देन एक्सीडेंटली आपने कोई भी मेडिसिन और कोई भी थेरेपी है वो आपने ओमिट कर दिया, गलती से आपसे हो गया ये सब। तो ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस है जो रेगुलर होता नहीं है बट सडनली हो गया, दैट इंसिडेंट हैपन, सो ये आपको इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखना है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन टाइप ऑफ रिपोर्टिंग। सो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज रिपोर्ट एंड द इंसिडेंट रिपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जाके we'll see health assessment. Okay, so health assessment, और हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या है ये हेल्थ असेसमेंट? सो हेल्थ असेसमेंट, दिस इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री एंड द फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। हेल्थ हिस्ट्री एंड एज वेल एज द फिजिकल असेसमेंट को इंक्लूड करते हैं हेल्थ असेसमेंट। ओके, तो ये जो हेल्थ असेसमेंट है, ये हेल्थ असेसमेंट एक कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट जो है ये इंक्लूड करते हैं ए कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री एंड एज वेल एज ए कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। फर्स्ट वन इज द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। सो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट है ये इंक्लूड होते हैं अपना हेल्थ हिस्ट्री एंड एज वेल एज द फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद ऑनगोइंग हेल्थ असेसमेंट है, ये कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। ओके, कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, ये है ऑनगोइंग। उसके बाद है फोकस्ड। फोकस्ड है, इट इज कंडक्टेड टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। सो टू फोकस्ड है क्या, मतलब फोकस का मीनिंग ये है टू फाइंड आउट द एक्यूरेट ओके डायग्नोसिस। हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, पेशेंट फीवर के साथ आया है, पेशेंट केम विद फीवर,
First we have given the medication. Doctor has given the fever reducing medication. कम नहीं हुआ है. Then he has done the blood examination. Blood examination भी nothing happened, but fever has not been reduced. Then patient undergone the urine examination. Patient found the urinary tract infection. तो ये focused health assessment है. So it is conducted to client more information regarding any specific problem that the client is suffering from. Okay. और urine examination के बाद found that urine infection patient is having, then they have undergone the urine culture. Okay. The fourth one is emergency assessment. Emergency assessment is rapid focused assessment conducted to determine potentially the fatal situation. That is emergency. Okay. To find out the fatal situation, अगर serious से serious patient को क्या हो सकता है potentially, that to find out the rapid focused assessment is done, which is known as the emergency assessment. तो ये 4 टाइप के हेल्थ असेसमेंट है. उसके बाद द इंडिकेशन ऑफ हेल्थ एग्जामिनेशन. ठीक है, क्या है, कब कब हम लोग हेल्थ एग्जामिनेशन करते हैं. फर्स्ट है ऑन एग्जामिनेशन. पेशेंट जब हॉस्पिटल में आते हैं एडमिशन के लिए तब हेल्थ एग्जामिनेशन करते हैं. देन ऑन डिस्चार्ज, पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाते हैं. देन ऑन फॉलो अप, बीच में पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद या एक बार दिखा कर सेकेंड टाइम आया है. देन हेल्थ कैंप अगर कंडक्ट होता है उसमें भी हेल्थ एग्जामिनेशन होता है. एंड बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड द थेराप्यूटिक प्रोसीजर. ओके, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड द थेराप्यूटिक प्रोसीजर के पहले थोरो हेल्थ एग्जामिनेशन होना जरूरी है. सो 5 इंडिकेशन है जब हेल्थ एग्जामिनेशन होता है. ऑन एडमिशन, on discharge, on follow-up, health camp, and as well as before and after diagnostic and the therapeutic procedure. I hope so this much is clear. Now coming to the instrument used for physical examination. Please concentrate, it important है, बहुत important exam point of view. Instrument used for physical examination. Ophthalmoscope examining the eye, then otoscope examining the ear, stethoscope listening to body sound, thermometer to measure the body temperature, uranometer to measure the specific gravity of urine, glucometer to measure the blood glucose level, Snellen chart to measure the visual acuity, tongue depressor to examine the oral cavity by pressing the tongue, laryngoscope to visualize the larynx, nasal speculum to examine the nostril, and percussion hammer to check the reflexes. Okay, so these are the common instrument used for physical examination. एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से एक ना एक तो क्या के लिए यूज होता है. ओके, कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या के लिए यूज होता है पूछा जाता है. Now let us jump into the next slide. General inspection of a client focuses on, जब भी कोई भी पेशेंट हम लोग के पास आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो हम लोग क्या क्या चीज और क्या क्या जनरल इंस्पेक्शन करते हैं पेशेंट हम लोग के पास आने के टाइम. ठीक है, आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पहला है पेशेंट का ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ हेल्थ और इलनेस. ओवरऑल एट ए ग्लेंस हम लोग देखते हैं उनका हेल्थ और इलनेस कैसा है, बिकॉज देख के पता चलते हैं whether the patient is sick or whether the patient is well. So this is the overall appearance. उसके बाद साइन ऑफ डिस्ट्रेस, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है कि नहीं, साइन ऑफ डिस्ट्रेस. उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, पेशेंट का मूड कैसा है. ठीक है, हम लोग फोकस करते हैं. उसके बाद पेशेंट का बॉडी साइज क्या है, पेशेंट ओबीस है ना पेशेंट मालनरिश है, बहुत अंडर वेट है ओवर वेट है, बॉडी साइज हम लोग देखते हैं, पेशेंट की इंस्पेक्ट करते हैं. एंड पेशेंट का ग्रूमिंग एंड पेशेंट का पर्सनल हाइजीन. ओके, तो ये चीज हम लोग जब भी पेशेंट हम लोग के साथ आते हैं, क्लाइंट हम लोग के सामने आता है ना, जनरल इंस्पेक्शन हम लोग ये चीज पे करते हैं. ये 5 चीज पे हम लोग जनरल इंस्पेक्शन करते हैं. ओके, तो फिजिकल जो
सो हेड टू टो जब फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते, जब भी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब कुछ कुछ चीज हम लोग को याद रखना है. सम ऑफ द थिंग्स वी नीड टू कीप इन आवर माइंड. पहला है, बिफोर द फिजिकल एग्जामिनेशन वॉश योर हैंड. हाथ धोना है. ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले पेशेंट को सुनना चाहिए, लिसन टू द पेशेंट. देन वार्म एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड ए वार्म एनवायरनमेंट टू द क्लाइंट. देन पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है सुनना है. एंड हेड टू टो, वर्क फ्रॉम हेड टू टो, माथा से पाँव तक हम लोगों को एग्जामाइन करना है. सो these are the things we need to remember whenever we are doing the physical examination of the client. Okay. Now, let us see the 4 characteristics of sound. ठीक है, जब हम लोग ऑस्कल्टेशन मेनली है जो सुनते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप से, लिसनिंग द साउंड. सो 4 कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग को बहुत फॉलो करना पड़ते हैं whenever we are doing the whenever we are listening through the stethoscope. क्या है? एक है पिच. ठीक है, सो पिच है रेंजिंग फ्रॉम हाई टू लो. एंड पिच का मतलब है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑसिकल्स जनरेटेड पर सेकेंड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. ओके, जहां पे भी आप ऑस्कल्टेट कर रही हो, सो दैट ऑब्जेक्ट ईच पर सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट हो रहा है, और ये हाई से लो उसका रेंज क्या है दैट इज द पिच, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑसिलेशन जनरेटेड पर सेकेंड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. उसके बाद है लाउडनेस, रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट टू लाउडनेस, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. उसके बाद आता है क्वालिटी, कैसा है साउंड का, जो क्वालिटी कैसा है. ये गर्गलिंग साउंड देते हैं, गर्गलिंग तो हम लोग को पता ही है, पानी जब मुंह में लेके जो गर्गल करते हैं, गरगर एक साउंड होता है. तो ये गर्गलिंग साउंड होता है ना, स्वीसिंग साउंड होता है. ओके, एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेशन, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का साउंड है, मीडियम ड्यूरेशन का है, या लॉन्ग ड्यूरेशन का साउंड है. ये बहुत फॉलो करना पड़ता है. नाउ दिस इज द पार्ट इक्विपमेंट, जो स्टेथोस्कोप कॉमन जो है, प्लीज रिमेंबर दैट द पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप. इसको बोलते हेडसेट. ओके, दिस इज द ईयर टिप, दिस इज द ईयर ट्यूब. इसको बोलते चेस्ट पीस. ओके, दैट इज द ट्यूनेबल डायफ्राम. दिस इज द स्टेम and this is the tubing. Okay, here stethoscope, the parts of stethoscope. Coming to the edema, जब भी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो चेक करते हैं हम लोग स्किन में इडिमा कैसा है, इडिमा है कि नहीं है. अगर इडिमा प्रेजेंट है तो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, क्विटिंग इडिमा, देखो इन द पिक्चर इट इज देयर. सो व्हेनेवर वी आर पिंचिंग द स्किन इज गोइंग इनसाइड. अभी कितना mm तक स्किन इनसाइड अंदर जा रहा है. ओके, ग्रेड 0 मतलब पिटिंग करने के बाद अगर थोड़ा सा भी अंदर नहीं गया है तो नो इडिमा है. ओके, ट्रेस है, +1 बोल सकते हैं हम लोग अगर 2 mm तक. ठीक है, इसका अगर 2 mm तक अगर गया है ना, तो हम लोग इसको बोलते कि ग्रेड 1 है. ठीक है, एंड डिसअपियर रैपिडली, मतलब 2 mm तक डिसअपियर हुआ है, 2 mm तक ये पिटिंग हुआ है, इडिमा अंदर गया है मेरा फिंगर, बट जब मैंने छोड़ा है ना सडनली ये डिसअपियर हो गया, तो हम लोग इसको है ना ग्रेड 1 बोल सकते हैं. नाउ ग्रेड 2, ओके, +2, ये मॉडरेट हो सकता है,
जो 4 mm पिटिंग होता है। जब हम लोग अंदर प्रेस करते हैं ना, ये 4 mm तक अंदर जाते हैं, बट ये जो है ना 10 से 15 सेकेंड तक ये जो डिप है ना, जो डिप हुआ है ना, वो 10 से, अगर जब भी मैं फिंगर वहां से उठा लू ना, 10 से 15 सेकेंड तक वो एज इट इज ही रहता है। ओके, गया तो है 4 mm तक डिप हुआ है, बट 10 से 15 सेकेंड तक ये एज इट इज रहता है, तो हम लोग इसको मॉडरेट इडिमा बोलेंगे। ओके, उसके बाद अगर ये 6 mm गया है, 6 mm तक अगर डेप्थनेस हुआ है ना, 6 mm हुआ है, बट ये 1 मिनट और उससे ज्यादा टाइम तक ये डेप्थनेस रहा है, ओके, वापस पुराना पोजीशन में वापस नहीं आया है, तो हम लोग इसको डीप इडिमा बोलेंगे और ग्रेड 3 इडिमा विल सी। ओके, in case if the depthness very deep, that is 4 mm, ओके, 4 mm तक डेप्थ हुआ है, एंड उसका जो ड्यूरेशन है 2 से लेके 5 मिनट तक ये एज इट इज वाप रहा है ना, तो हम लोग इसको ग्रेड 4 इडिमा बोलेंगे। ओके, सो पिटिंग इडिमा का जो ग्रेड है ना 0, मतलब नन, मतलब ये पिटिंग नहीं हुआ है, ओके, अंदर नहीं गया मेरा फिंगर, ओके, तो इसको 0 है, कोई इडिमा प्रेजेंट नहीं है। 2 mm and disappear very rapidly, grade 1, 4 mm and 10 to 5 सेकंड के बाद ही disappear हुआ है, grade 2, 6 mm that is 1 minute or more than 1 minute, ठीक है, then it is grade 3 or deep edema, and grade 4 or very deep edema if the depth is 4 mm and 2 to 5 minutes तक ये as it is रहता है। Hope so it is clear about the pitting edema, बहुत important है। Coming to the abnormalities of the nails, we know why I am showing all those pictures, because the normal one we know it very clear, बहुत अच्छे से हम लोग को पता है, but abnormality हम लोग को पता नहीं है, so you should know about the abnormalities, what are these। Okay, so in case of nails we need to find out all those things, okay, what is there in the picture में जो दिखाई दे रहा है ना, वो हम लोग को देखना चाहिए। First one is spoon nail, okay, spoon nail or Colonaceous. So this is seen, the spoon nail, no, it is mainly seen in iron deficiency anemia। अगर कोई पेशेंट का स्पून नेल आपको दिखाई दिया है, ठीक है, so you can probably diagnosis that patient is suffering from iron deficiency anemia। उसके बाद आता है the club nail, okay, clubbing of the nail। So club nail is seen, it is the abnormal rounded shape of the nail bed, okay, abnormal rounded shape of the nail bed, that is the clubbed nail, okay। Then the third one is parenchyma, okay, or paranokia nail। So paranokia nail, this is the picture, 1 minute, so this is the picture of paranokia nail। So paranokia nail, it is the infection of the skin adjacent to the nail, okay, infection of the skin adjacent to the nail, so that is known as paranokia nail। And the last one is Bios line, so this is the one, Bios line। So Bios line is the deep groove line, okay, here this you can see one line is visible, so deep groove line, that line from one side to other side, or it can be the straight one, okay। So these are the abnormalities of the nail, that is smooth nail, clubbing, then paranokia, and the Bios line, okay। So when the club nail is, we can tell that club nail also it is an identification or it is a symptom for chronic obstructive pulmonary disease। अगर आपका पेशेंट का COPD है ना, पेशेंट अगर COPD सफर कर रहे हैं
और पेशेंट का अगर इंटेस्टिनल लंग डिजीज है, पेशेंट का अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, पेशेंट का अगर क्रॉन डिजीज है, और पेशेंट का अगर लंग कैंसर है, इन दैट केस क्लब नेल होने का चांसेस है. सो क्लब नेल कैन बी एज सिम्टम ऑफ COPD, देन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, देन सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो लंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर जाता है. देन क्रॉन डिजीज क्या है? क्रॉन डिजीज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको इफेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द लंग कैंसर. ओके, सो दीज आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द nails. Okay, so we'll stop here today. We'll continue in the next session. Thank you, ma'am. Thank you, students. Hope the lecture was understood to you. Further details for further lectures will be given to you by link on your WhatsApp group. And tomorrow you will be having lecture. कल आपको lecture है जो आपका मेडिकल सर्जिकल का लेक्चर नहीं हुआ था, वो लेक्चर आपका कल है. लिंक आपसे शेयर की जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू. ओके, 6 to 7 का आपका लेक्चर है. 1 आवर का आपका लेक्चर है. जिस वजह टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम मेडिकल सर्जिकल का लेक्चर नहीं ले पाए थे, वो लेक्चर कंटिन्यूएशन कल होगा. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एट 6 to 7. यू कैन लीव स्टूडेंट्स. थैंक यू. थैंक यू मैम. Okay, thank you.